हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट 2 क्लासेस में हमने 16 टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स के पीटी 2022 के अप्रोच से डिस्कस किए। अभी हम 17 टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान। बताना चाहेंगे ये वर्ड दिल्ली डिक्लेरेशन, इससे पहले कौन से टॉपिक में मैंने यूज किया था? ब्रिक्स में, ब्रिक्स समिट 2021। आई होप यू रिमेंबर नाउ, राइट? तो ये रीजनल सिक्योरिटी समिट हुई अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स को लेकर, और इसमें जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ उसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इन मेंबर नेशन से कौन थे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ दीज नेशंस थे, राइट? यानी कि हेड ऑफ द स्टेट्स नहीं थे, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं थे। इससे पहले ऐसी मीटिंग 2018-2019 में भी हो चुकी है। ये वाली इंडिया चेयर कर रहा था। अफगानिस्तान नेबर सच एज पाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबको बुलाया था, साथ में रशिया एंड चाइना को बुलाया था। भाई अफगानिस्तान को लेकर है तो जाहिर सी बात है बॉर्डर नेशंस को बुलाना होगा। कॉन्फ्रेंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय एनएसएस, बता दिया आपको। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इट वाज अनाउंस्ड दैट अफगानिस्तान एंड इट्स टेरिटरीज वोंट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। ये एक मेन फोकस था। कंट्रीज इशूड जॉइंट डिक्लेरेशन, जिसको हमने कहा दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, ठीक है। इसके अलावा ये डिटेल ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और चाइना ने ज्वाइन नहीं की मीटिंग, राइट? और अफगानिस्तान की सरकार या फिर तालिबान से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं था। यानी कि 3 चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान तीनों ने ही रिप्रेजेंट नहीं किया उस मीटिंग में, जो कि हम अफगानिस्तान के भविष्य और इससे रीजनल सिक्योरिटी पर होने वाले प्रभाव के लिए कर रहे थे। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने अपने डायलॉग में, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में टेररिज्म वर्ड का यूज नहीं किया। इसका क्या मतलब है? यानी कि अदर्स का मानना था कि भाई ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है टेररिज्म को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इनका ये रुख बताता है कि अपनी अलाइनमेंट न्यू जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसके साथ देख रहे थे। इसके अलावा ट्रोइका प्लस और मॉस्को फॉर्मेट, ये भी अफगानिस्तान से रिलेटेड है, इस वजह से ध्यान रखिएगा। ट्रोइका प्लस में यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। कुछ अजीब नहीं लग रहा? साथ में देखिए कौन कौन है, यूएस और रशिया और चाइना along with पाकिस्तान। साथ में मॉस्को फॉर्मेट है, इट वाज सेट अप बाय रशिया फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। 6 पार्टी मैकेनिज्म है, कौन है इसमें? यहां पर आपका रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान। सो रिया, आईसीपी, इस तरीके से कुछ नेमोनिक अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। कहने का मतलब यह है अफगानिस्तान से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, तो इसी का ही एक्सटेंशन है ये वाला टॉपिक। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी हेड्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इंडिया में हुई, इससे पहले इंडिया में नहीं हुई थी। अब देखिए यहां पर ना ये प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है? प्रोजेक्ट से साथ साथ लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, और वो उसका पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का वो भी ध्यान रखिएगा। इंडिया का कहना है कि हमने $3.1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, ठीक है। प्रोजेक्ट्स लाइक जरन से दिलाराम, ये एक हाईवे है, राइट? इसके अलावा सलमा डैम हेरात मेजर सिटी है, उसके पास है। इसके बाद आपको पुले कश्मीर और मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ वर्ड भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में यूज किया था, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लोकेशंस को। 218 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये आप देख रहे हैं। ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजी थी, मींस ईरान से छाबार से लिंक करना, अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया का, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट यू कैन से स्टेप है ये जरन दिलाराम। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हमने बनाई, साथ में स्टार पैलेस को रिस्टोर करने का भी क्रेडिट हमें जाता है। तो क्या सब कुछ वेस्ट हो गया? नहीं, एक्चुअली हमने वहां पर सॉफ्ट पावर बिल्ड करी है। जैसे ही डेवलपमेंट्स चेंज होंगे, तो अभी भी हम अपनी मैनोवर कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि इट इज लाइक द होल इन्वेस्टमेंट विच इंडिया हैज डन इन द पास्ट डिकेड हैज गॉन वेन, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया एंजॉयज यू कैन से गुडविल इन द हार्ट्स ऑफ अफगान पॉपुलेशन, ठीक है। और ये गुडविल होता है, इसका इंपैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर पड़ता है। इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप, ध्यान देने वाली चीज क्या है? सबसे पहले तो फ्रांस इंपोर्टेंट क्यों है? कुछ मेजर एक्सरसाइजेस, पैक्ट्स। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा एक प्रायोरिटी है, उसको भी फ्रांस इज सपोर्टिंग। तो फ्रांस कैसे सपोर्ट करेगा? भाई हम डोमेस्टिक लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट करना चाहते हैं, राइट? डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें फ्रांस इज रेडी टू एक्चुअली अलाउ इट्स कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ज्वाइंट रिसर्च करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इन 3 एरियाज में हम क्या है एक साथ आएंगे। ध्यान से यहां पर एक वर्ड देखिए कि फ्रांस रीजनल यू कैन से रीजनल पावर नहीं है आपके इंडियन ओशन में, लेकिन रेजिडेंट पावर है। आप कहेंगे रेजिडेंट पावर का मतलब क्या है? रेजिडेंट पावर का मतलब है कि भले ही फ्रांस की अपना मेनलैंड इंडियन ओशन में ना हो,
लेकिन इंडिया की जो इंडियन ओशन को लेकर जो स्ट्रेटेजी है उसमें फ्रांस एक इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि वो रेजिडेंट पावर है। मतलब क्या होता है? मतलब होता है भले ही आप प्रेजेंट ना हो, लेकिन आप इतनी बड़ी पावर हैं क्योंकि आपकी फॉरवर्ड पॉलिसी है आपके नेवी की, आपके मिलिट्री बेसिस की, जिसकी वजह से अगर किसी भी देश को इस एरिया में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है तो वो आपको एक पावर की तरह इस एरिया में गिनेगा। Resident power is one that does not own territory or have territorial presence in that region of the world, but is nevertheless a force to reckon with, जो आपको अभी मैंने समझाया। इसके अलावा एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज शक्ति, वरुण गरुड़, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो वरुण you can connect with the water, Garud, Air Force, and Shakti Army. Recently, Indian Air Force also purchased this Rafale, right? India entered into contract with French firms for 6 Scorpion submarines, so Scorpion submarine भी वहीं से ले रहे हैं। France became 23rd member of Indian Ocean Rim Association, IORA का member है, ये ध्यान रखिएगा। It is the first time that a country whose mainland is not present in Indian Ocean has been actually given the membership of IORA। तो मैं मानता हूं कि इस वाली ड्रिल को ध्यान रखिएगा, यहां पर यूपीएससी आपके साथ खेल सकती है। इसके बाद आता है 16th ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट पर यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुके, मतलब एक स्टेटमेंट ये थी, क्या था वो भी हम बात करेंगे। डिटेल हमें पता होना चाहिए, होस्टेड बाय ब्रुनेई, राइट, आसियान चेयर। और अभी जो मेन इनका प्रायोरिटी थी वो थी रेजिलेंट ग्लोबल वैल्यू चेन। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? अरे सीधा आपको पता है ना कि जब से कोविड पेंडेमिक हुआ तो सबसे बड़ा शॉक वर्ल्ड को ये लगा कि they were having overly dependent, they were being overly dependent on specific supply chains which were actually controlled by China, right? और अगर हम डाइवर्सिफाई रखेंगे अपनी वैल्यू चेन को तो ऐसे में शॉक कम लगेगा, राइट? तो ऐसे में इसके साथ कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए? इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी इशू, यूएन क्लॉज डिस्कस किया, टेररिज्म डिस्कस किया, सिचुएशन इन कोरियन पेनिनसुला, म्यांमार, ये भी डिस्कस किए गए। ईएस लीडर्स अडॉप्टेड 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया एग्री था। एक तो मेंटल हेल्थ इशू है, एक इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू टूरिज्म और सस्टेनेबल रिकवरी। तो ये 3 एरियाज हैं जिस पर ईएस ने एग्रीमेंट दिया। आसियान सेंट्रलिटी टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ये भी एक एरिया है जो निकल कर आया, यानी कि इंडो पैसिफिक अब एक स्पेसिफिक यू कैन से मेजर पॉलिसी स्टैंड पॉइंट है इंडिया का, और उसमें आसियान मेंबर्स जो हैं वो की पिलर्स हैं। ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है आसियान सेंट्रलिटी। क्लियर है बात? द कंसेप्ट ऑफ ईस्ट एशिया, दिस ग्रुपिंग वाज फर्स्ट प्रमोटेड 1991। किसने किया था? महातीर मोहम्मद, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने। Established in 2005, Indo-Pacific's premier forum for strategic dialogue. Apart from 10 ASEAN, you can say ASEAN members, इसके अलावा भी कौन है यहाँ पर? ईस्ट एशिया समिट में इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। सारे को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट। क्लियर है बात? अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन आया था 2015 में। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? आपको पूछ रहा है इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आसियान, ईस्ट एशिया समिट। आंसर इज 3 ओनली। मुद्दे की बात यह है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, राइट? आसियान इंडिया हमने अलग से एक पार्टनरशिप की हुई है, लेकिन वी आर नॉट मेंबर ऑफ आसियान, वी आर मेंबर ऑफ सार्क 2, राइट? 18th इंडिया आसियान समिट होती है। आसियान वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कारण म्यांमार। म्यांमार इज लाइक डोर टुवर्ड्स आसियान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी प्राइमरी चल रही है, उसमें भी म्यांमार इंपॉर्टेंट है, आसियान नेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आसियान समिट में ये भी इंडिया से बेसिकली ये पॉइंट निकल कर आया है दैट इंडिया शुड हैव क्लियर पॉइंट ऑन द डेवलपमेंट्स इन म्यांमार वेयर वी हैव सीन दैट मिलिट्री कू हो गया। तो इंडिया वाज मैनेजिंग दिस यू कैन से बैलेंस कि हमें वायलेंस की भी हम अगेंस्ट हैं, लेकिन हम जो आर्मी है उसके साथ जो अपनी अलाइनमेंट है उसको भी नहीं जाने दे सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए हमें ज़रूरत है इनकी, राइट? तो ऐसे में कुछ डिटेल्स हमें जो पता होने चाहिए। इंडिया इज पार्टिसिपेट इन 18th इंडिया आसियान समिट, राइट? ब्रुनेई वाज चेयरिंग इट। ईयर ऑफ 2022 एज इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर। सेंट्रल एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, जैसा मैंने आपको बताया, इंडो पैसिफिक विजन की बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम आसियान की बात ना करें? वी नीड दीज पार्टनरशिप्स, राइट? अबाउट आसियान, आसियान वाज फॉर्म्ड इन 1967, राइट? बैंकॉक डिक्लेरेशन, बेसिक फैक्ट्स हैं ये तो।
ASEAN Day observed on 8 August. Apart from this, Secretariat in Jakarta, Indonesia. Motto है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये विजन वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA, पर्पस क्या है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। बीच में एरियाज में जिसमें आप ज़्यादा एक्सेस चाहते हैं, टैरिफ बैरियर्स को कम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को आसान करना चाहते हैं, तो वो सभी इस पार्ट में डिस्कस हुआ। India and European unions have been negotiating the broad-based trade and investment agreement for decades. Negotiations include many factors such as tariff reduction, market access और investment. ये तीनों component, ये तीन बातें ध्यान रखनी है: tariff reduction, market access, investment. Last round of negotiations happened in November 2013. Ever since then, negotiations have been actually stonewalled. उसके बाद ये बात आगे बढ़ नहीं पाई। अब डिटेल्स जैसे EU was the India's largest trading partner in 2019-20। इसके अलावा what we are demanding, we want टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा हमें एक्सेस मिले, और वो क्या चाह रहे हैं? EU had demanded, वो कह रहे हैं कि मार्केट एक्सेस दो, ऑटो में भी, वाइन में भी, स्पिरिट्स में, फर्दर ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, यानी कि जैसे फाइनेंस फील्ड की कंपनियां और ज़्यादा यूरोपियन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएँ बहुत ही आसान शर्तों पर। US काटसा काफ़ी पहले चर्चा में था, फिर अब US जो ने स्टैंड रखा है फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, वहां पर फिर चर्चा में आया है। तो काटसा है क्या? काटसा एक कानून है जो कि यूएस की गवर्नमेंट लाई, यूएस का लेजिस्लेचर लाया अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा कैसे? यानी कि इसका जब अगर फुल फॉर्म ही देखेंगे, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, यानी कि जिसको ये अमेरिका का एडवर्सरी मानते हैं उसके खिलाफ सैंक्शंस ऑफिशियली लगा सकते हैं एज पर दिस एक्ट। सो यूएस फेडरल लॉ इनेक्टेड बाय 2017, ध्यान रखिएगा, राइट। अल्टीमेट गोल क्या है? टू प्रिवेंट रेवेन्यू फ्लोइंग, यू कैन से फ्लोइंग टुवर्ड्स रशिया, राइट, रशियन गवर्नमेंट। बिसाइड रशिया, काटसा इज ऑल्सो एम्ड एट ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो कहने का मतलब है तीन मेजर एडवर्सरी हैं इस टाइम पर यूएस के, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। तो वो बेसिकली उनकी तरफ रेवेन्यू का फ्लो ना हो, और साथ में अगर जो कोई कर रहा है तो ऐसे में उनके खिलाफ भी वो सैंक्शंस जारी हो जाएं, लग जाएं। काटसा कंटेन्स 12 टाइप ऑफ सैंक्शन, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमें केवल दो ही टाइप के सैंक्शंस हैं। सबसे पहला सैंक्शन कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर सैंक्शन लग गया, जैसे कि अगर इस पे सैंक्शन लगता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे, तो अगर मान लीजिए हमें रशिया से ऑयल लेना है, कोल लेना है, तो ऐसे में हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे यूएस डॉलर में, राइट। तो यानी कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ट्रेड है, उस सब के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरा जो है वो है एक्सपोर्ट सैंक्शन। एक्सपोर्ट सैंक्शन का मतलब है कि यूएस बोल दे कि जो यूएस ओरिजिन के या यूएस के प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सेकंड सैंक्शन विल हैव ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस, बिकॉज एक्सपोर्ट सैंक्शन अगर लग गए तो जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है विद यूएस, वो ड्रेल होने के चांसेस होंगे। ऐसा रिस्क यूएस भी शायद ना ही ले। लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट, जैसे अभी आपको एक्सपोर्ट करना है तो यू कैन डू दैट, बट अगर ऐसे सैंक्शंस लगे और जिस एक्सपोर्ट से बेनिफिशियरी एक्चुअली यूएस का एडवर्सरी है, तो उस पर वो सैंक्शंस लगा देगा, लेकिन नुकसान हमें भी होगा। रशिया S-400 के दौरान ये सैंक्शंस चर्चा में आए थे, क्योंकि यूएस हमसे कह रहा था कि आप S-400 मत लीजिए, आप THAAD लीजिए, THAAD, राइट, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। But S-400 seems better, so India chose S-400. So it also shows India's strategic autonomy, right? So mobile है, surface to air missile system है, यानी कि SAM है, designed by Russia. दो डिटेल ध्यान रखिएगा, डिफेंस वाले पार्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। It is the most dangerous operationally deployed modern long-range SAM, surface to air missile system. It is capable of firing 3 type of missiles to create layered defense. आपकी तरफ मिसाइल आ रही है, you can बेसिकली शूट दीज मिसाइल्स। तो एंटी डिफेंस में मतलब क्या होता है कि वो आपकी बेसिकली एटमॉस्फेयर आपको हिट करने से पहले वो ब्लास्ट हो जाएंगी। चाइना इज ऑल्सो बाइंग दिस सिस्टम। अब इसके बाद है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इससे एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि मिस्टर उर्जित पटेल यानी कि पूर्व आरबीआई गवर्नर, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट बने। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, राइट। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि यार AIB ये किसको बेनिफिट देता है, ये केवल एशियन को ही कंट्रीज को बेनिफिट दे सकता है या केवल मेंबर कंट्रीज को ही बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि एशिया की सारी कंट्रीज मेंबर नहीं होंगी। चलिए, क्या ये इसके बाहर भी बेनिफिट दे सकता है, मींस लोन दे सकता है, राइट। तो क्या आपका जवाब होगा? तो ये डिटेल जरा देख लीजिए।
बैंक विद अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड, तो बियॉन्ड वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड। तो अगर वो ओनली वर्ड यूज करे यूपीएससी तो समझ जाइएगा कि आपको ट्रैप में डालने की कोशिश की जा रही है। द पार्टीज 57 फाउंडिंग मेंबर्स एग्रीमेंट कंप्राइज द मेंबरशिप ऑफ द बैंक। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि स्टेटमेंट डाल देगा कि इट इज हैविंग मोर देन 60 मेंबर्स, तो आप कहेंगे यार हमने तो 57 पढ़े थे। अरे 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे, राइट? अभी बात करेंगे इस पर भी आगे। हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग, बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन आफ्टर द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स बाय 25 दिसंबर। डेट ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड भी है। यूनाइटेड नेशन ने तो इसकी तारीफ करी है कि भाई ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एशिया में डेवलपिंग नेशंस में हेल्प करेगा। हेडक्वार्टर इन बीजिंग, मेंबरशिप 104 मेंबर्स। तभी मैं आपसे कह रहा था फाउंडिंग मेंबर वर्ड अलग है, मेंबर्स अलग हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। रीजन सर्व्ड एशिया एंड ओशियानिया, मेन बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इंडिया का रिलेशन देखते हैं एआईबी से। इंडिया हैज 7.6% शेयर होल्डिंग, और ये कौन से नंबर की शेयर होल्डिंग है? सेकंड नंबर की है। तो फर्स्ट वाला कौन है? चाइना है, और चाइना के पास कितनी है? 26.6 शेयर्स। तो देखिए डिफरेंस कितना है फर्स्ट में और सेकंड में भी, राइट? नाउ लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय एआईबी, राइट? कैसे हम सबसे लार्जेस्ट है? बैंक हैज फंडेड 28 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वर्थ $6.7 बिलियन, राइट? एग्जाम्पल है जैसे बैंगलोर चेन्नई की मेट्रो, राइट? साथ में कोविड रेस्पॉन्स के लिए भी हमें हेल्प मिली, जैसे अप्रूव $500 मिलियन फॉर द कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड, हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। AIIB also approved lending of $200 million for NIIF, National Investment Infrastructure Fund। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ह्यूजली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे विद इन द टाइम। वैसे अभी तो खैर डिले लग रहा है, लेकिन उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट करना होगा। जरा ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, 2019 का क्वेश्चन है ये। AIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, अभी आपको बताया था, राइट? तो करेक्ट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIB, बताइए बात सही है क्या? एक तो होता है गलत, एक सरासर, ये तो सरासर गलत हो गया। AIB डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया है, ठीक है। क्यों गलत हो गया है अभी बताते हैं आपको। जरा ये मेंबर्स देखिए आप इनके यहाँ पर, न्यूजीलैंड, कतर, कनाडा, सिप्रस, राइट? तो यानी कि इस तरह की डिटेल्स यूपीएससी चेक करती है, ठीक? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, इफ यू फाइंड सम डिफिकल्टी or you find I can be of any help, just shoot me a message on my personal Instagram. I'll be more than happy to help you out. See you.